बहुत भूख लग रही है। कुछ खाना चाहिए। क्या खाया जाए? हम्म, कुछ बनाते हैं स्पेशल। नूडल्स बनाए या इडली सांभर? कुछ तो बनाना होगा, भूख लगी है। भूख लगी है तो कुछ तो खाना होगा, कुछ स्पेशल या फिर कुछ नॉर्मल, ताकि भूख खत्म कर सके हम। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये भूख को लेके हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि भूख लगना और भूख से बिलख कर मर जाना दो अलग चीज़ें होती। आपको जब भूख लगती है तो आप लोग जल्दी से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। आज के टाइम में कि चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा है लेकिन भूख बहुत लगी है तो कुछ ऑर्डर कर लें। और कभी कभी मन करता है कुछ स्पेशल खाने का शाम को, कि अरे शाम में बहुत तेज़ भूख लगती है, क्यों ना कुछ छोले भटूरे खाएं, क्यों ना कुछ तेज़ तड़कता भड़कता कुछ बनाया जाए और खाया जाए। और बहुत तेज़ भूख लगने पे चलो कुछ भी बनाया तुम लाओ और मुझे खाने को दे दो। लेकिन उसी जगह पर आप सोचिए कि अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको भूख भी लगी है और खाने को भी कुछ नहीं हो, और आप में इतनी कैपेसिटी ना हो कि आप खाने को खरीद सकें, तो उसको कहते हैं भूखमरी होना। ऐसे ही आपदा से गुजरा था बंगाल 1943 में। भूख लगना और भूखमरी से मरना ये दो अलग अलग चीज़ें। भूख लगने का सॉल्यूशन है और भूखमरी से मरने का सॉल्यूशन नहीं, एटलीस्ट शॉर्ट टाइम पीरियड में तो बिल्कुल ही नहीं। वेदों में कहा गया है ऐसा कि जब इंसान के शरीर से प्राण निकल रहे होते हैं, उनकी जान जा रही होती है, तब जैसे 1000 बिच्छुओं ने आके उन्हें काट लिया हो, ऐसा दर्द होता है। और उस दर्द से भी ज़्यादा दर्दनाक होता है जब आप भूखमरी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप अपने प्रियजनों को उस स्थिति में देखते हैं कि वो भूखमरी से मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके लिए। और इस स्टेट को, इस मेंटल स्टेट को, इस सिचुएशन को टैकल किया, इस सिचुएशन से गुजरे हैं हमारे देश के लोग, हमारे बंगाल के लोग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तोमी कैमन आछो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बंगाली क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आज का टॉपिक हमारा बंगाल से ही रिलेटेड है। आज मैं स्टोरी जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक रियल स्टोरी है और बंगाल की ही है। ये तब की बात है जब हमारा देश भारत आज़ाद होने वाला था और उसमें से आज़ादी मिलने में भी 4 साल बाकी थे, यानी कि 1943 की बात है ये। उस वक्त ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर का सीन चल रहा था और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था, लेकिन वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। और उस युद्ध के लिए बहुत सारे अनाज की ज़रूरत थी। और हमारा देश और ज़्यादातर बंगाल में राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ से अनाज को उठाकर एक्सपोर्ट किया जा रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ब्रिटिश कंट्रीज़ में। और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी कि सारे देश में भूखमरी छाई हुई थी। अर्बन लोग फिर भी अपना जीवन यापन कर ले रहे थे, लेकिन रूरल लोग जो थे वो जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने और यूएस की सरकार ने चाहा कि हम इंडिया की मदद करें इस मामले में, क्योंकि वो हमारी काफ़ी मदद कर रहे थे एक्सपोर्ट करने में अनाज की। लेकिन फिर भी अब इतनी भूखमरी छाई हुई थी कि हमारे देश में भी प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन वो सारा एक्सपोर्ट हो जा रहा था इंडिया से बाहर। तो हमारे देश में खुद इतनी भूखमरी छाई हुई थी। इवन इन बंगाल
बंगाल में भी इतनी ज़्यादा भूखमरी छाई हुई थी कि लोग मर रहे थे। तो ब्रिटिश कैबिनेट ने एक मीटिंग बुलवाई थी जिससे ये समस्या का हल निकल सके, भूखमरी की जो समस्या चल रही थी उसका हल निकल सके। अब आपका सवाल ये होगा, जब उत्पादन इतना ज़्यादा था अनाज का तो फिर भूखमरी कैसे हो रही थी वहाँ? तो मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। वर्ल्ड वॉर 2 तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन 1942 के टाइम में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जब से स्टार्ट हुआ था तब से इंडिया से अनाज उधर जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे जा रहा था। लेकिन 1942 में क्या हुआ कि एक ब्राउन स्पॉट करके नाम का कोई एक बीमारी कहेंगे, जिसका नाम था हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजे। तो हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजे जो था वो एक तरह का ब्राउन स्पॉट होता है जो कि अनाज में फैल चुका था और उस वजह से अनाज का प्रोडक्शन ख़राब हो रहा था, वो सूखा ला रहा था अनाज में। तो उस सूखे के टाइम में इंडिया में भूखमरी स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजे के कारण जो सूखा आया था उससे निपटने के लिए यूएस और कनाडा के सरकार बहुत हेल्प करने का सोच रही थी। हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजे नाम का जो ब्राउन स्पॉट था उससे तो सूखा हो ही रहा था, लेकिन साथ में 9 जून 1943 को बंगाल में बहुत ही तेज साइक्लोन आया और जो भी बचा खुचा अनाज था उसे भी वो बर्बाद करके चला गया था। तो अब वहाँ पे पूरी तरह से सूखा पड़ चुका था। बंगाल के पास एक ऑप्शन था कि वो चाहे तो बर्मा से अपना अनाज इंपोर्ट का काम कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वर्मा को जापानीज इंपेरियल आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया, जिस वजह से वहाँ से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया था। और क्या प्रॉब्लम हुआ था कि जब वर्मा को कब्जे में ले लिया जापानीज इंपेरियल आर्मी ने, तो फिर लंदन के जो किंग थे, वहाँ के जो पीएम थे, उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि आप जो है वो बंगाल के साइड में जो भी समुद्र में नाव खड़े हैं उन सभी को उड़ा दीजिए बम से, क्योंकि उन्हें ये डर था कि वो समुद्र में जो नाव हैं वो अगर रहेंगे तो फिर वहाँ से जो भी बचे कुछ अनाज है वो उनके वॉर के लिए नहीं यूज़ हो करके वो जापानीज़ को कंट्री उनसे लेके चली जाएगी। उस डर से उन्होंने सारे समुद्र में खड़े नाव को उड़वा दिया। और ये किया किसने, आपको जान के पता चलेगा, जिसका नाम आप शायद ही जानते हो या फिर आपने सुन रखा होगा। का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो कि पीएम थे उस वक्त लंदन के। उनको बहुत प्रॉब्लम थी इंडियन से। उनके नज़र में इंडियन का स्तर एक नीचे स्तर के लोग होते हैं वैसा था। वो नहीं चाहते थे कि इंडियन कुछ भी करें, और उस वक्त इंडियन पूरी जोरों शोरों से अपने देश को आज़ाद करने में लगे थे और देश आज़ादी के कगार पे था। इससे उसे और प्रॉब्लम हो रही थी कि इंडिया आज़ाद हो रहा है, तो इससे वो और भी गुस्सा था और वो चाहता नहीं था कि इंडिया की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। जबकि यूएस की सरकार और कनाडा की सरकार चाहती थी कि इंडिया का हेल्प किया जाए, भूखमरी वहाँ की ख़त्म की जाए, लेकिन लंदन सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया कि नहीं, हमारे तरफ से कोई हेल्प उनको नहीं दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की जो कोस्टल शिप थी जो कि फूड को लेकर के इंडियन कोस्टल रीजन से गुज़र रही थी, वो चाहती तो इंडिया को फूड एक्सपोर्ट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ वो जो आर्मी हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे उन्हें अनाज दिया, जबकि वहाँ पे अनाज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनको जाकर उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया अनाज और इंडिया को अनाज नहीं दिया। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विंस्टन चर्चिल का ही हाथ था। उन्होंने पूरी तरह से कह दिया था कि इंडिया की मदद हम नहीं करेंगे। और इस चक्कर में उस समय इंडिया में इतनी क्राइसिस आई, फूड की इतनी क्राइसिस आई, 40 लाख से ऊपर के लोग वहाँ पे मर गए। उनमें ज़्यादातर बूढ़े, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, युवा सभी के सभी थे। और उस क्राइसिस में सारे लोग मारे गए। उस क्राइसिस को अभी भी लोग अनफॉर्चुनेट फैमाइन के नाम से या फिर मैनमेड फैमाइन के नाम से जानते हैं। तो आज भी वो फूड क्राइसिस बहुत ही दर्दनाक लगता है जब हम उसको देखते हैं
और उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बंगाल उस दर्दनाक सूखे से उभरा और आज वो अपने खुद को वो आज इतना कैपेबल कर पा रहा है कि आज वहाँ फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। लेकिन उस वक्त वो लोग चाहते तो वो हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। तो ओवरऑल मुझे यही शेयर करना था आपसे बंगाल के बारे में। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आपके साथ, आपको भी जानकारी हो कि किस किस तरह की कहानियाँ हमारे देश में, हमारे देश की मिट्टी में छुपी पड़ी है और जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। तो दोस्तों अभी रात हो चुकी है और रात के 9 बज रहे हैं। तो आज क्या हुआ कि मैं खाना बनाने जा रही थी तो पता चला कि गैस ख़त्म हो गया है। तो अभी रात में तो कर आ नहीं सकता है। तो हमने सोचा कि कल हमने गुजराती डिश ट्राई किया था, तो आज क्यों ना देश के दूसरे भाग के भी डिशेस ट्राई करते हैं, दूसरे भाग के भी डिशेस को ट्राई करते हैं। तो हमने आज ऑर्डर किया था बंगाली डिश। तो आइए देखते हैं क्या क्या मैंने आज ऑर्डर किया था। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था आज वो सारे डिशेस यहाँ हैं। ये है बंगाली बिरयानी, और बंगाली बिरयानी की ये खासियत होती है कि इसमें आलू होता है। तो ये देखिए, इसमें आलू है, चिकन है और अंडा है। और ये है आपका चिकन डाक बंगलो। और ये देखिए, मैंने वेज भी ऑर्डर किया था जिसमें ये लूची है और ये बैगन भाजा है और ये आलू दम है। और ये लूची जो होती है और इस पूड़ी में, लूची और पूड़ी में यही अंतर होता है कि लूची जो होती है वो मैदे की बनी होती है और पूड़ी आप आटे की बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट करके बताएंगे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, ये हैं हमारे हस्बैंड अंकित जी। तो ये आपको रिव्यू देंगे नॉनवेज का, क्योंकि इनको नॉनवेज पसंद है और मुझे वेज। तो मैंने इनको कहा कि आप नॉनवेज का रिव्यू दे दीजिए और मैं वेज का दे दूँगी। नॉनवेज तो तुम खाती हो पर खाली लेग पीस, ये भी तो बताओ। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने वेज ऑर्डर किया था, तो मैं वेज का रिव्यू दूँगी। पहले हम लोग चिकन डाक बंगलो ले लेते हैं। लूची के साथ बहुत ही अच्छा है। हम लोग आहा बंगाली करके एक रेस्टोरेंट है ये पुणे में, उससे मंगाया हम लोग ये चीज़। तुम अपना वेज ट्राई करके बताओ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है। मतलब ज़्यादा तीखापन भी नहीं है, ज़्यादा नमकीन नमक भी नहीं, इन्होंने स्टेबल डाला है सब कुछ। बहुत लोग बोलता है कि बंगाली फूड गुजराती डिश जैसा मीठा रहता है, पर इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें वो चीज़ हल्का सा मिठास है, क्योंकि सब्जी में भी उतना स्पाइसी नहीं है ये भी मिठास ही है, इसमें भी हल्का मिठास। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है दोस्तों, हम लोग खाते हैं और कंप्लीट होने के बाद आपको
फिर से आपसे जुड़ते हैं। अरे रुको, बिरयानी का तो बताने दो रिव्यू। एट। इसमें जो चावल के दाने हैं, अगर आप देख पा रहे हो ठीक से, हैदराबादी बिरयानी जैसे लंबे दाने नहीं। हाँ, बिरयानी में ना हैदराबादी बिरयानी जैसा ज़्यादा मसाला नहीं है इसमें। अधिकतर बंगाली बिरयानी में आप यही देखोगे कि मसाले बहुत कम रहते हैं उसमें, इसीलिए मुझे ये ऐसा बिरयानी बहुत पसंद है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना खाना, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे यहीं शेयर करना था आपके साथ, ये स्टोरी शेयर करनी थी मुझे आपके साथ। और भी स्टोरीज़ होंगी आगे जो मैं आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर करना पसंद करूँगी। आप मेरे